और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नोएडा में सुपरटेक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने जांच के लिए तुरंत एसआईटी गठित करने और 2004 से 2017 के बीच इस मामले में जुड़े नोएडा अथॉरिटी के अफसरों की लिस्ट तैयार करने और उनकी जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, तय समय सीमा के अंदर इस मामले में कार्रवाई करने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। और इसी बीच नोएडा अथॉरिटी ने इस मामले में प्लानिंग विभाग में तैनात एक मैनेजर को सस्पेंड कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर एसआईटी बनाने के निर्देश दिए हैं, जो कि इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। और ऐसे में समय सीमा भी तय कर दी गई है कि आपको रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपनी है इस मामले को लेकर, क्योंकि 2004 में ये पूरा का पूरा मामला सामने आया था और उसके बाद लगातार इस मामले को लेकर जांच बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद अब योगी आदित्यनाथ भी एक्शन के मोड में आ चुके हैं। एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि इस पूरे मामले की जांच गहराई से करेगी और जो भी दोषी का अफसर है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और अब बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के पंजशीर में एनआरएफ और तालिबान के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। न्यूज 18 के आदित्य राज कॉल की खबर है कि इस लड़ाई में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है और तालिबान के 40 लड़ाके ढेर कर दिए गए हैं, जबकि 25 से ज्यादा तालिबानी आतंकी बुरी तरह से घायल हुए हैं। जबकि विदेशी मीडिया ने यह दावा किया है कि इस युद्ध के बाद एनआरएफ लड़ाकों ने 120 तालिबानियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसकी कुछ तस्वीरें एनआरएफ ने सोशल मीडिया पर जारी की, जिनमें एनआरएफ के लड़ाके कई तालिबानियों को गिरफ्त में लिए नजर आ रहे हैं। हालांकि तालिबान ने इसके उलट दावा यह किया है कि पंजशीर के लड़ाकों को घेरने की बात जो कही गई वो गलत है और उनसे आत्मसमर्पण करने को कहा गया। From our side, there were local forces of Andrab, different districts of Andrab, local forces of Panjshir, as well as the ANSF forces. They have defended very well. They have defeated Taliban on that front. Taliban have lost 40 of their personnel, another 35 of them were wounded. तालिबान के सामने पंजशीर के फतह की चुनौती है। सवाल उठ रहे हैं कि तालिबान के सामने क्या टिक पाएगी पंजशीर की दीवार। पंजशीर ही अफगानिस्तान का इकलौता ऐसा प्रांत है जिस पर तालिबान का कब्जा नहीं है और तालिबान ने पूरा जोर लगा दिया है कि वहां भी उसका राज हो। लेकिन पंजशीर में तैनात अहमद मसूद के एनआरएफ यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो चुका है और उसके हजारों लड़ाकों ने पंजशीर में घुसपैठ की कोशिश में लगे तालिबान को नाको चने चबवा दिए हैं। एनआरएफ या यूं कहें कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट में इस समय करीब 10,000 लड़ाके हैं। जानकारी के मुताबिक पंजशीर में तालिबान के खिलाफ जो लड़ाके जमा हुए हैं उनमें अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अफगानिस्तान के वॉर लॉर्ड कहे जाने वाले जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की फौजें भी शामिल हैं, जो अहमद मसूद के नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का हिस्सा बन चुके हैं। इसके साथ ही अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने नॉर्दर्न अलायंस के नाम बदलकर नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट रख दिया है, यानी नॉर्दर्न अलायंस ही नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है। और इस समय वही फ्रंट अहमद मसूद और अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह की अगुवाई में एनआरएफ के नाम से तालिबान से लोहा ले रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस फ्रंट के लड़ाकों के पास मशीन गन, असॉल्ट राइफल, रॉकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड और एक दूसरे से बात करने वाले वॉकी टॉकी रिमोट कंट्रोल भी है। इन जवानों ने तालिबान को रोकने के लिए पंजशीर की पहाड़ियों पर चौकियां भी बनाई हैं और वहीं से वो नीचे से आ रहे तालिबान को पटखनी दे रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला ने भारत सरकार से अफगानिस्तान में फंसी बेटी को वापस लाने की मांग की है। बताया गया है कि कानपुर की रहने वाली हिना खान 2013 में शादी के बाद अफगानिस्तान चली गई और 2 दिन पहले उसने अपनी मां को फोन पर उसे बचाने की अपील की, जिसके बाद से महिला पुलिस स्टेशन पहुंची और उसकी बेटी को वापस लाने की अपील की। महिला ने बताया कि 2 दिन पहले उसकी बेटी ने कॉल कर उसे भारत बुलाने को कहा। वहीं फोन पर बात करवाने वाले आदमी ने भी इस महिला से पैसे मांगे और पैसे देने के बाद ही उसकी बेटी को छोड़ने की बात कही। अरे अपनी लड़की के लिए कि हमारी बेटी आ जाए, रोती है वहाँ। कहाँ है आपकी बेटी? अफगानिस्तान में। कैसे गई थी अफगानिस्तान? अब वो जो है वहाँ काम करती थी मुंबई में, वहाँ से उसका इलेक्शन हो गया है, वो लेके चला गया। महिला की शिकायत पर पुलिस वालों ने विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी दी और हिना के अफगानिस्तान से वापस लाने की कोशिश तेज हो चुकी है। इस पे हमने जांच शुरू की है। अभी तक जो हमको तथ्य इसमें निकल करके आ रहे हैं कि इनकी शादी हुई थी मुंबई में। इनकी मां की शिकायत ये है कि इनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी बेचने का अपराध किया गया और उसके तहत ये काबुल के पास किसी स्थान पे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय को भी हमने ये विवरण तत्काल शेयर किया है, जिससे कि वहाँ से भी कार्रवाई इसमें हो सके। न्यूज 18 लगातार हिना खान को भारत लाने की मुहिम में लगा हुआ है। न्यूज 18 लगातार हिना की मां और भाई के संपर्क में है। इस वक्त मैं कानपुर की हिना, जो बेटी कानपुर की, जो यहाँ से मुंबई गई, मुंबई के बाद जैसा इनके परिजनों का आरोप है, उसे बहला फुसलाकर अफगानिस्तान ले गया और इनके परिजन अब गुहार लगा रहे हैं कि उसकी बेटी किसी तरह वापस आए। हम उनसे भी बात करते हैं। माता जी, आप एप्लीकेशन लेके कहाँ गई और आप पूरी बात बताइए। हर जगह जहाँ हमको बताया गया वहाँ हम वहाँ पहुँचे। नईम भाई ने मुझे हर जगह भेजा और हमने हर लोगों से यही कहा कि हमारी बेटी को बुलाया जाए और योगी और मोदी जी से भी हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे बेटी को और बच्चों को वापस भेजें। कौन कौन लोग आपके वहाँ फंसे हुए हैं और आपकी बेटी से आपकी आखिरी बार कब बात हुई? आखिरी बार हमारी 28 अगस्त को बात हुई थी और फिर कल बात हुई और अभी जी तो जो है बता रही थी कि जो है वो लोग कह रहे हैं कि केस वापस ले लो। हमने कहा हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और जो है अब आप आ जाओगी जब सोचा जाएगा। के परिवार का कुछ एक सदस्य जो इनका ब्रदर है, कुछ पढ़ा लिखा है, वो बता पाएगा। आप हिना के भाई हैं, कहाँ आपने परसुएशन किया और मोबाइल में आप कुछ रिकॉर्डिंग्स दिखाना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो बाबूपुरवा थाना में और इसके बाद रवीना त्यागी जो डीआईजी हैं उनके पास कंप्लेन किया गया, तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप टेंशन मत लीजिए बेटा और पूरी कार्रवाई होगी और आपकी बहन आ जाएगी। आपकी बहन से कल रात क्या बात हुई, आप सुना सकते हैं? हम जानना चाहेंगे। हमारे स्टूडियो आज सुबह बात हुई, मेरी बहन के सुबह फ़ोन आया था। क्या बात हुई बताइए। मेरी बहन कह रही है कि भाई वो जो मोहम्मद है वो बोल रहा है कि हम तुमको बुला लेंगे और हम जैसे एयरपोर्ट चालू होगा लेके आ जाएंगे और जब कंप्लेन वापस ले लेना। तो हमने कहा ठीक है, पहले तुम इंडिया आ जाओ, फिर यहाँ पे अपने मुंबई इंडिया में आ जाओ, फिर वो कंप्लेन से वापस ले लेंगे। उसका आदमी कहने लगा ठीक है भाई, हम बुला लेंगे। अच्छा, आप पहले वॉइस कॉल मिलाइए अपनी बहन को। आपने कहा ना आपने कई बार मिलाइए, देखिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। उधर अब कैमरा की तरफ दिखाइएगा, मोबाइल मिलाइए। मैं इनसे जो इनके फैमिली मेंबर से वो कॉल मिलवाना चाह रहा हूँ, जिस नंबर पे ये वॉइस कॉल करते हैं। लाइए प्लीज आप। कहाँ, किस नंबर पे? ये देखिए। देखिए नंबर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इसमें कामरान खान लिखा है। कामरान खान कौन है? भांजा है, मेरी बहन का लड़का है, भांजा है मेरा। कितने लोग वहाँ फंसे हैं आपके परिवार के? 4 लोग हैं, 3 मेरी बहन के लड़के बच्चे हैं और एक मेरी बहन है बस। अच्छा, तो आपने अपने बहनोई से कभी बात की कि क्यों उसको छोड़ के चले आए? अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो बॉम्बे क्यों कहा गया? फैमिली क्यों नहीं लाई? कल बहनोई का फ़ोन आया था तो बोला कि मेरी ये गलती है कि मैं उसको लेके नहीं आया और यही बस 7 साल उसको यहाँ तुम लोग से मिलाया नहीं, लेकिन अब लेके आ जाएंगे, ये मेरी गलती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेके आ जाओ
लेके आ जाऊंगा, परेशान ना हो। हालांकि न्यूज 18 द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद अब हिना के परिवार को उम्मीद बंध चुकी है कि उसकी बेटी जो है जल्द ही भारत वापस लौटेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और ये खबर जो है अफगानिस्तान से जुड़ी हुई खबर है, जहां तालिबान इस बार ईरान की तरह वहां सरकार का एक ढांचा बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यानी अफगानिस्तान में ईरान मॉडल वाली इस्लामी सरकार बन सकती है। ईरान मॉडल में सरकार की सारी ताकत सबसे बड़े नेता के पास रहती है, जिन्हें सुप्रीम लीडर कहा जाता है। ईरान में अभी सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खोमेनी हैं, जो 31 साल से इस कुर्सी पर बने हुए हैं। ईरान की तीनों सेनाओं यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ भी सुप्रीम लीडर ही होते हैं। ईरान का मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, ये फैसला सुप्रीम लीडर ही करते हैं। सुप्रीम लीडर की मदद करने के लिए एक गार्जियन काउंसिल होती है, जिसमें आम बोलचाल में सुप्रीम काउंसिल भी कहा जाता है। ईरान के सुप्रीम काउंसिल में अभी 12 सदस्य हैं। सुप्रीम काउंसिल में 12 लोग कौन होंगे, इसमें भी सुप्रीम लीडर की ही चलती है। तो ईरान में सुप्रीम लीडर का चुनाव होता है, लेकिन अफगानिस्तान में सुप्रीम लीडर का चुनाव शायद ही हो, क्योंकि तालिबान ने 5 साल पहले ही हिबातुल्लाह अखंदजादा को अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया था। करीब 30 साल पहले जिन 3 लोगों ने तालिबान की बुनियाद रखी थी, उनमें अखंदजादा भी थे और अब तीनों में अकेले वही जिंदा बचे हैं और इसीलिए अखंदजादा सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। ईरान में 12 लोगों की सुप्रीम काउंसिल है। तालिबान के कुछ नेता चाहते हैं कि सुप्रीम काउंसिल ईरान की तरह छोटी रखी हो, लेकिन सदस्य कम हो। तो तालिबान के सारे गुट और सारे कमांडर्स को कैसे खुश रखा जाएगा? इसीलिए यह भी चर्चा है कि अफगानिस्तान में 34 प्रांत है और हर प्रांत से तालिबान के बड़े नेताओं और उन प्रांतों में असर रखने वाले धर्म गुरुओं या कबीलों के सरदारों को सुप्रीम काउंसिल में शामिल किया जाए। तालिबानी आतंकवादियों ने अब लोगों के घरों के दरवाजों पर चिट्ठी चिपकानी शुरू कर दी है। ये चिट्ठी उन लोगों के घरों पर लगाई जा रही है जो तालिबान के खिलाफ चल रहे युद्ध में अमेरिकी सेना की मदद कर रहे हैं। इस चिट्ठी के जरिए तालिबान इन सभी लोगों से आत्मसमर्पण करने की अपील करता है और ऐसा नहीं करने पर मारे जाने की चेतावनी भी दी गई है। खबर आ रही है कि अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकी नागरिकों को निकालने और उन्हें सुरक्षित काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए तालिबान के लड़ाकों ने मदद की है। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद पूरे देश में हालात बिगड़ चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जुटी दिखाई दे रही है। कुछ तस्वीरों में तो भीड़ एयरपोर्ट के भीतर मौजूद रनवे पर भी दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित काबुल एयरपोर्ट के अंदर भेजने के लिए तालिबान ने एक खुफिया दरवाजा बनाया और इस दरवाजे से इन लोगों को सुरक्षित विमान तक पहुंचा दिया गया। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के बाहर महिला फुटबॉल टीम के खिलाड़ी भी फंसे हुए हैं। ये सभी खिलाड़ी किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं, जबकि तालिबान लगातार वहां के नागरिकों से देश नहीं छोड़ने की अपील कर रहा है, जबकि वहां की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। ये खिलाड़ी अपने सामान और परिवार के लोगों के साथ एयरपोर्ट के बाहर जुटे हुए हैं। इन महिला खिलाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 5 बार कोशिश की जा चुकी है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली। पिछले हफ्ते इन सभी खिलाड़ियों को निकालने के लिए ऑपरेशन शॉकर बुल्स भी शुरू किया गया, लेकिन एन वक्त पर काबुल एयरपोर्ट के बाद धमाका हो गया, जिसकी वजह से ये लोग और ज्यादा वहां पर फंस गए। I've been competing on the Afghanistan women's national team for the last 6 years, and I'm currently the captain of the national team residing in Canada. So of course, like everyone, we're definitely deeply concerned about the devastating situation. As young as 14, they should not have to think about, are they going to wake up to the door knock of the Taliban? Are they going to have to run away from door to door to just find a place for refuge? These are young girls. They should be given the same opportunity and chance as other people.
और चलिए अब आपको दिखाते हैं बारिश से जुड़ी कुछ खबरें। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में हुई तेज बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर चुका है। सड़कें कल की ही तरह एक बार फिर तालाब में तब्दील हो गई है। पानी भरने से सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। कई इलाकों में तो सड़कों पर लंबा जाम लग चुका है। गाड़ियां सड़क पर चलने की जगह रेंगने लगी। एक रोज पहले भी दिल्ली एनसीआर में मानसून के बादल जमकर बरसे थे। कल दिल्ली में 112 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई थी। यही नहीं, मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है जब लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। किस तरीके से सड़कों पर चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। और आप देखिए जाम की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त जब ज्यादातर लोग अपने ऑफिस के लिए रवाना होते हैं अपने घरों से, और ऐसे में ये इलाका जो कि पूरी तरीके से गाड़ियों से पटा हुआ नजर आ रहा है। अब दो और तस्वीर आप देखिए, धोलुका की तस्वीर आप देखिए। आधे से ज्यादा वाहन जो है इसी पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि लगातार बारिश हुई। जल निकासी का कोई इंतजाम वहां पर नहीं किया गया था। और पिछले 2 दिन से यानी कि कल और आज यही तस्वीर लगातार दिल्ली एनसीआर की बनती हुई नजर आ रही है। द्वारका के अंडरपास की तस्वीर आप देखिए, क्योंकि बहुत से ऐसे वाहन हैं जो कि इसी पानी में बंद होते हुए नजर आए। हालांकि बहुत से लोगों ने धक्का लगाया अपनी गाड़ियों को और उसके बाद फिर इस पुल को पार करते हुए नजर आए। और अब ये 5 तस्वीरें आप देखिए। आईटीओ इलाका जो कि बेहद ही व्यस्तम इलाका माना जाता है। बहुत से रूट्स इसी इलाके से होते हुए गुजरते हैं। यहाँ पर भी कमोबेश यही हालात बनते हुए नजर आए। लगातार लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की नजर आई। और एम्स, पालम, सफदरजंग, रकाबगंज रोड की भी तस्वीर आप जरा देख लीजिए, जहां चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि बादल छाए हुए थे, दिन में ही अंधेरा सा नजर आ रहा था। और ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलते हुए भी नजर आए। दिल्ली में चंद घंटों की बारिश के बाद आज भी सिविक एजेंसीज प्रशासन की पोल खुल गई। इस वक्त हम मौजूद है धौला कुआं की तरफ जाने वाले रास्ते पर, और यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैसी स्थिति बनी हुई है। और इसका कारण है कि यहाँ पर पानी जो है भरा हुआ, एक लंबे पैच पर पानी आपको भरा हुआ नजर आएगा। यहाँ से जहाँ तक आपकी नजर जा रही है पानी ही पानी भरा हुआ है। और बीचों बीच एक बस भी खराब होकर यहाँ खड़ी है, क्योंकि पानी की वजह से बस में पानी घुस गया और ब्रेक डाउन हो गया। और इसी बीच आपको ये बस यहाँ खड़ी नजर आ रही है। जहां तक आप देखेंगे कि पूरे वाहन जो है वो संभल कर यहाँ चल रहे हैं, क्योंकि जल भराव के चलते वाहन भी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, पानी उनमें भर जाता है। और यही स्थिति न सिर्फ दिल्ली की बल्कि दिल्ली की कई इलाकों की बनी हुई है। द्वारका की बात करें, आईटीयू की बात करें, और यहाँ धौला कुआं की तरफ जाने वाली सड़क में भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन पुजारी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और अब जरा दिल्ली की आईटीयू से आए इन तस्वीरों पर नजर डालिए। किस तरीके से बारिश के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया है। गाड़ियां चलने की जगह रेंग रही है। दूर तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही है। दिल्ली के आईटीयू की ये तस्वीर, जहां इसी तरीके से जाम की स्थिति बनती हुई नजर आई। लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की नजर आई। और ये सुबह का वक्त जब सबसे ज्यादा दिक्कतें आम लोगों को हुई। दिल्ली में कई इलाकों में सुबह से भारी बारिश हो रही थी, जिसके बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली। वहीं साथ ही अब जैम देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के आईटीओ पर हैं, और आईटीओ पर सुबह लोग अपने दफ्तर या काम के लिए निकलते हैं, लेकिन आज उन्हें जैम से जूझना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं इस टीवी स्क्रीन पर जो जैम यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आईटीओ विकास मार्ग पर है। ये एक तरफ का जैम है, और दूसरी तरफ का भी जैम मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि पानी भरा हुआ है जो उसकी वजह से भी ये जैम लगा हुआ था। हालांकि बारिश अभी जरूर बंद हुई है, लेकिन जैम की स्थिति आप देख सकते हैं। पूरा विकास मार्ग जो है इस वक्त भारी जैम यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बारिश की वजह से सुबह लोग अगर अपने दफ्तरों को जाते हैं तो वो जल्दी निकलें। लेकिन आज भी लोगों ने जल्दी तो घर से निकले, लेकिन जैम उन्हें इतना लंबा मिलेगा इसकी उन्हें कतई उम्मीद नहीं थी। और यहाँ पर ये जैम देखा जा सकता है। ये विकास मार्ग है दिल्ली का आईटीओ, वो इलाका जहाँ से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में वाहन निकलते हैं। और इस तरह के यहाँ पर जैम की स्थिति जो है दिल्ली के हर इलाके में देखने को मिल रही है।
और दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद एक अंडरपास में तो घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। इस दौरान अंडरपास से निकलने की कोशिश में उसमें एक गाड़ी भी फंस गई। ये देखिए, यही वो गाड़ी है जो कि पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस गाड़ी को वहां से निकाला गया, लेकिन अंडरपास पर जो ये तस्वीर सामने आ रही है वो बयान करती है कि देखिए, प्रशासन और नगर निगम जो तमाम दावे करता है अपनी तैयारियों को लेकर, किस तरीके की तैयारियां जमीनी स्तर पर नजर आती है और हर एक बारिश में इसी तरीके के हालात बनते हुए दिखते हैं। द्वारका अंडरपास में इस वक्त हम मौजूद है, जहां एक तरफ आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस कदर पानी भरा हुआ है और इसका क्या फर्क लोगों की जिंदगी में पड़ा है, ये भी यहाँ पर दिखाइए। देखिए, एक कार यहाँ पर खड़ी है जिसके मालिक भी यहाँ पर है। क्या हुआ है आपकी कार को? मैं 7 बजे का यहाँ हटको, पानी था ऑलमोस्ट कमर तक, पैर तक पानी भरा हुआ है। गाड़ी के अंदर पानी घुस रहा है लोगों के, और कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा जाम लगा है। सवेरे के टाइम पे जाम लगा था, अब तो फिर भी लोग रास्ता रूट चेंज कर रहे हैं, देख के वापस जा रहे हैं। और 2 घंटे से मैं इस पानी के अंदर फंसा हूँ, मेरी गाड़ी पूरी भीग चुकी है, बम्पर तक निकल चुका पानी के अंदर, और कोई सुविधा नहीं है कहीं से भी। अच्छा, तो कितने बजे आप आए थे यहाँ? मैं 7 बजे करीब यहाँ से जा रहा था अपनी जॉब के लिए, और तब का यहीं अटका हूँ ना। मैं ऑफिस जा रहे थे? हाँ जी। तो अब तो नहीं जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, मैंने वहाँ पे भी लीव ली और वहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम है आज, और मैं यहीं फंसा हुआ अभी तक। ये ऑफिस जा रहे थे और वहाँ से लीव इनको लेनी पड़ी है। ये गाड़ी की हालत बता रहे हैं कि बम्पर तक निकल गया, पानी बहुत ज्यादा था, और ऐसे में लोगों की मदद से गाड़ी को यहाँ तक खींचकर ये लेकर आए हैं। लेकिन बीच में इनकी गाड़ी फंसी हुई थी, वहाँ से इनको लोगों की मदद के साथ गाड़ी को धक्का दे देकर यहाँ तक लेकर आए हैं। लेकिन अब यहाँ से भी इनके पास जाने का कोई साधन नहीं है। तो दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रोज पहले हुई बारिश से तो दिल्ली जैसे ठप ही पड़ गई थी। कई इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया था, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। आपके सामने ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जरा देखिए, कल हुई बारिश की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आज जो बारिश हुई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और दोनों ही दिन किस तरीके के हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आए। कल भी और आज भी सड़कों पर इसी तरीके से पानी का ये सैलाब नजर आया, और ये भयंकर बारिश जो कि हर किसी के लिए आफत बनकर टूटी। तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि राजस्थान और गुजरात के अलग अलग जिलों में मानसून की जोरदार बारिश हो रही है। इसी से जुड़ी 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर राजस्थान के सीकर की है, जहां भारी बारिश की वजह से शहर की सूरत ही बदल गई है। देखने से ऐसा लगा जैसे शहर में सैलाब आ गया। वहीं दूसरी तस्वीर गुजरात के जूनागढ़ की है, और यहां भी हालात कुछ अलग नहीं दिखे। भारी बारिश की वजह से वहां भी हालात बिगड़ गए। और ये राजस्थान के सीकर की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से पूरा का पूरा पानी का सैलाब, चाहे कोई भी जगह हो, स्टेशन हो, रोड हो, प्लेटफॉर्म हो, हर जगह इसी तरीके से पानी ही पानी नजर आ रहा है। और दिल्ली एनसीआर के अलावा बाकी राज्यों में भी मानसून की इस बारिश ने कहर बरपाया, और पूरा का पूरा इलाका समंदर में तब्दील होता हुआ दिखाई दिया। और ये जूनागढ़ की तस्वीर आप देखिए, ये जूनागढ़ की तस्वीर आप देखिए, जो ट्रैक्टर है वो पूरी तरीके से पानी में डूबता हुआ। हालांकि लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये जो दरिया बन चुका है इसे किसी तरीके से पार किया जाए। और अब आप देखिए, आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये बारिश जो लगातार हो रही थी उसने बाढ़ जैसे हालात बना दिए। और गुजरात के वलसाड़ में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके शहर के निचले इलाके में पानी भर चुका है। सड़क पर घुटनों तक बारिश का पानी जमा हो चुका है। बारिश का पानी मकानों में भी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 36 घंटों में वहां 18 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। और ये देखिए, रिहायशी इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। सामान जो है पूरी तरीके से पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। लोग हालांकि इस पानी को निकालने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से ये बारिश का जो पानी है अपने घरों से बाहर निकाल दे। और इसके साथ ही आपको असम के कांचीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नेशनल पार्क का 70% इलाका जो है बाढ़ के पानी में डूब चुका है। बाढ़ की वजह से जान बचाने के लिए
मौजूद कई हिरण और हाथी सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिए गए हैं, जबकि गैंडों ने ऊंचे इलाकों में शरण ले ली है। खबर है कि अब तक बाढ़ की वजह से 11 हिरणों की मौत हो चुकी है। तो कांजीरंगा नेशनल पार्क की ये तस्वीर, जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने। अभी भी काजीरंगा जातीय उद्यान के पानी कम नहीं हुआ। अभी भी काजीरंगा जातीय उद्यान के वन्यजीव शेल्टर ले रहे कार्बी आंगलंग के हिल्स में या काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर जो स्थित है हाईलैंड में। कल काजीरंगा जातीय उद्यान के मिहीमुख में एक गेंडे के बच्चे का रेस्क्यू किया गया काजीरंगा जातीय उद्यान के अथॉरिटी द्वारा। काजीरंगा जातीय उद्यान के जो बाढ़ का स्थिति है, अभी पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी काजीरंगा जातीय उद्यान का 70% इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है। और स्पेन में आई बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है। वहां की सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता हुआ दिखा, जिसने अपनी राह में आई सभी चीजों को तहस नहस कर दिया। ऐसी ही एक इलाके की तस्वीर सामने आई है। आप देखिए, इस इलाके में घरों के बाहर बैठने के लिए लगाई गई कुछ कुर्सियां पानी के तेज बहाव में बहती हुई दिखी। सड़कों से होता हुआ ये सैलाब तेजी से घरों के अंदर घुसता हुआ नजर आया। कुछ इलाकों में दूर दूर तक गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबती हुई नजर आई। वहीं बाढ़ की वजह से लोग अपने घरों के अंदर कैद होने को मजबूर हुए। ये स्पेन की तस्वीर आप देखिए, यहां पर भी बाढ़ जैसे हालात बनते हुए दिखे। और अमेरिका के पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी में आए ताकतवर तूफान आइडा ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। न्यू जर्सी में तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। इसके साथ ही तूफान आइडा असर न्यूयॉर्क में भी इसका असर दिखाई दिया और वहां भी भारी बारिश हुई, जिसके बाद सड़कें पानी में डूब गई। वहीं खड़ी गाड़ियां आधे पानी में डूबती हुई दिखाई दी। बारिश की वजह से वहां से आने जाने वालों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा।